क्या उदारवादी यहूदी अब इस बात को समझ रहे हैं कि उनके वामपंथी सहयोगी अब उनके साथ नहीं हैं? ये वही सवाल है जो कई यहूदी डेमोक्रेट्स को इस स्थिति पर विचार करते समय खुद से पूछना चाहिए। उन सहयोगियों ने यहूदी विरोधियों को, जैसे वामपंथी कांग्रेस स्क्वाड के सदस्य, सामान्य बना दिया है और नाजी तक को अपनाया है। ग्रैहम प्लेटनर, जो टैटू बनवाते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और इजराइल पर हमला बोलते हैं, उन्हें मेन में सीनेट उम्मीदवार चुना गया है और मिशिगन में अब्दुल एल सैयद के लिए भी ऐसा हो सकता है। ब्रुकलिन के कोऑप्स द्वारा इजराइल बहिष्कार और एआई पैक को बदनाम करने जैसी हरकतों से डेमोक्रेट्स व वामपंथी यहूदियों को संकेत दे रहे हैं कि वे यहाँ स्वागत योग्य नहीं हैं। लेकिन क्या यहूदी मतदाता फिर भी उनके साथ रहेंगे? अगले एपिसोड में थिंक ट्वाइस पर हम राजनीति, मीडिया और संस्कृति में समझदारी के पतन पर कॉलमिस्ट और पॉडकास्टर कैरल मार्कोविट्ज से चर्चा करेंगे। नमस्कार, थिंक ट्वाइस में स्वागत है। समझदार दुनिया में ग्रैहम प्लेयर दिखाते कि विकृत सोच वाला अमीर व्यक्ति राजनीति में जगह नहीं पाता। 2026 में प्लेयर सिर्फ अजीब इंसान नहीं है जिनकी अलमारी में कई राज हैं और जो किसी छोटे राज्य में प्राइमरी जीत पाए। वो वही व्यक्ति हैं जिन पर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके कई दानदाता और मतदाता इस साल उनके लिए सीनेट पर नियंत्रण पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और आम लोग, जो आम तौर पर ऐसे व्यक्ति को रिपब्लिकन पार्टी की गिरावट का सबूत मानते अगर वह उनके उम्मीदवार होते, वे सिर्फ उनके समर्थन को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उन्हें उत्साह से अपनाया। क्योंकि आज राजनीति वही भूमिका निभा रही है जो पहले धर्म निभाता था। और कुछ भी सही है अगर उससे डोनाल्ड ट्रंप हार सकते हैं। और यहाँ कुछ भी में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, इजराइल के बारे में यहूदी विरोधी बयानबाजी करना और निश्चित रूप से नाजी टैटू बनवाना भी शामिल है। फिर भी प्लेटनर सिर्फ सबसे प्रमुख उदाहरण है कि अमेरिकी राजनीति और उसे कवर करने वाला मीडिया कितना विकृत हो चुका है। इसमें न सिर्फ हमारे विमर्श में यहूदी विरोधी विचारों का सामान्य होना शामिल है, बल्कि कुछ यहूदियों की वह इच्छा भी शामिल है जिन्हें इस सब के बारे में डरना चाहिए कि इसका उनके लिए क्या मतलब है, लेकिन वे अपनी ही पक्षपाती धारणाओं के कारण इसे नजरअंदाज करने को तैयार हैं, जो उनकी अपनी सुरक्षा से टकरा रही हैं। राजनीति, मीडिया और संस्कृति में वामपंथी पागलपन और दाईं ओर की कुछ यहूदी विरोधी सनक अब सामान्य हो गई है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस हफ्ते फिर से राजनीति, मीडिया और संस्कृति के एक प्रमुख पर्यवेक्षक मौजूद हैं। कैरल मार्कोविट्ज न्यूयॉर्क पोस्ट और फॉक्स न्यूज की कॉलमिस्ट व स्टोलन यूथ की सहलेखिका हैं। वो कैरल मार्कोविट्ज शो की होस्ट हैं और नॉर्मली की सह होस्ट हैं। ये दोनों पॉडकास्ट आई हार्ट रेडियो पर हैं। कैरन का जन्म सोवियत संघ में हुआ। वो ब्रुकलिन में बड़ी हुई और अब अपने पति व 3 बच्चों के साथ साउथ फ्लोरिडा में रहती हैं। कैरल मार्कोविट्ज, थिंक ट्वाइस में आपका फिर से स्वागत है। नमस्ते जॉनथन, यहाँ आकर अच्छा लगा। नमस्ते कैरल, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत सी बातें हैं, पर मैं सबसे पहले उस शहर में क्या हो रहा है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ जिसे आप प्यार करते हैं लेकिन छोड़ दिया। मेरे लिए भी ऐसा ही है। न्यूयॉर्क के बाहर कई लोग ज़ोहरा मौदानी की अहमियत कम आंकते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है और वहाँ समाजवाद या साम्यवाद को फिर से लाना बेकार है। ये कभी सफल नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि आर्थिक पागलपन और यहूदी विरोधी भावना को मुख्य धारा में लाकर जो वे अमेरिका के सबसे बड़े शहर और मीडिया की राजधानी में कर रहे हैं, अमेरिकी संस्कृति पर क्या असर पड़ रहा है? मुझे लगता है बुरी सोच फैलती है, इसलिए जोरान मुमदानी को नजरअंदाज करना गलत है। एक तो बात यह है कि ये सिर्फ उनकी आर्थिक नीतियों की बात नहीं है, ये सिर्फ उनकी, आप जानते हैं, यहूदी विरोध से नज़दीक की बात भी नहीं है। उनके बारे में और भी बहुत सी बातें हैं। मुझे लगता है आप जानते हैं जिस तरह से वो खुद को पेश करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि वो बहुत खुश मिजाज इंसान हैं। आप इस हंसमुख इंसान को कैसे नापसंद कर सकते हैं? उनके समर्थक कह रहे हैं निक्स की जीत पसंद है। देखिए, समाजवाद ने ये किया है, लेकिन उससे भी बढ़कर, ठीक है वो तो मजाक था जाहिर है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो ऐसी बातें कहते हैं जैसे देखिए न्यूयॉर्क सिटी में अपराध कम हो गया है, ये समाजवाद की वजह से हुआ है।
अब हम जानते हैं ऐसा नहीं था, ये पुलिसिंग थी और उसी शानदार पुलिस चीफ को बनाए रखना था। साथ ही ये भी सच है कि वो मेयर बने हुए आप जानते हैं सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं। साथ ही ये भी सच है कि हम कोविड के सालों से बाहर आ रहे हैं, जिन सालों में अपराध दर बहुत ज्यादा थी। ये सब मिलकर न्यूयॉर्क की स्थिति बदल रहे हैं और उन चीजों का श्रेय भी ले रहे हैं जिनसे उनका संबंध नहीं है। दूसरे राज्य कह रहे हैं ठीक है, शायद ये इतना बुरा नहीं होगा, शायद अपने ही समाजवादी को चुनना इतना बुरा नहीं होगा। थिंक ट्वाइस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चाहे आप हमें किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हों या फेसबुक, एक्स या JNS यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हों, कृपया JNS को लाइक और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और हमें अच्छे रिव्यू दें। साथ ही थिंक ट्वाइस के अलावा जॉनथन टोबिन डेली पॉडकास्ट भी है, जहां मैं आज के अहम मुद्दों पर खबरें और विश्लेषण साझा करता हूं। आप जॉनथन टोबिन डेली के तहत JNS चैनल पर डेली शो पा सकते हैं, जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं। और अब आज के कार्यक्रम पर वापस चलते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये सही है और निश्चित रूप से हम डेमोक्रेटिक पार्टी के भविष्य और उसके बाएं झुकाव या अब वामपंथ की ओर दौड़ के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन चलिए एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, एक ऐसी कहानी पर जिसे मैं जानता हूं कि आप फॉलो कर रहे थे, क्योंकि आप ब्रुकलिन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वहां आपने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया है, इसलिए पार्क स्लो फूड कोऑप की कहानी वही है जिसे आपने फॉलो किया है। लेकिन फिर भी क्या उनका बहिष्कार, उनका इजरायली उत्पादों का बहिष्कार करने का वोट सिर्फ इस बात का उदाहरण है कि कैसे कट्टरपंथी पक्के डेमोक्रेट समर्थक शहरी इलाकों में हावी हो जाते हैं? या क्या ये हमें ये बताता है कि वामपंथी यहूदी किस तरह से यहूदी विरोधी भड़काऊ माहौल का सामना कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ वे सबसे ज्यादा सहज महसूस करते थे, और वे इसके खिलाफ किसी भी ठोस तरीके से विरोध नहीं कर पा रहे हैं? दोनों बातें सही हैं। मुझे लगता है कि बेहद उदारवादी इलाकों में सबसे ऊंची आवाजें हावी हो जाती हैं। ये तेज आवाजें अक्सर वामपंथी नीतियों से जुड़ी होती हैं। मैं पार्क स्लोप में रहती थी इससे पहले कि हम वहां से चले जाएं। मेरा मतलब है मैं ब्रुकलिन के और अंदरूनी हिस्से से हूँ, जिसे मैं प्यार से असली ब्रुकलिन कहती हूँ। लेकिन मैं वहां रही थी, हम पार्क स्लोप में कई सालों तक रहे थे इससे पहले कि हम आखिरकार वहां से चले गए। और वो वहां रहना एक पागलपन भरी जगह थी। ये वही जगह थी जहां महामारी और जॉर्ज फ्लॉयड दंगों के दौरान $4 मिलियन के ब्राउनस्टोन घरों पर पुलिस को फंड बंद करो के पोस्टर लगे थे। और ये ऐसी जगह थी जो हमेशा हदें पार करती रहती थी। वहां बच्चों से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन करवाए जाते थे। वे बच्चों से हर चीज के खिलाफ प्रदर्शन करवाते थे। और अगर आपने कुछ भी ऐसा कहा या किया जो उनकी लाइन से बाहर था, या अगर आप पूरी तरह से वामपंथी सोच के साथ नहीं चलते थे, तो आपको कड़ी प्रतिक्रिया मिलती थी। अब जब मैं ऐसा कहती हूँ तो मेरा मतलब खुद से नहीं है, क्योंकि मैं एक कंजर्वेटिव हूँ। वे ये अपनी ही तरफ के लोगों के साथ करते थे। वो वामपंथी अपने ही लिबरल्स पर, जो आमतौर पर उन्हीं की टीम में होते हैं, भाषा और विचार थोपते थे। उन्होंने उन्हें उस लाइन पर चलना सिखा दिया। उन्होंने उन्हें ये कहने से रोक दिया कि स्कूल कोविड के दौरान खुले, क्योंकि ये दक्षिणपंथी विचारधारा बन गई थी, जबकि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे। शायद वे प्राइवेट स्कूल गए, या वे अपने बीच हाउस में रहते थे और वहां अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे, या उन्होंने एक पॉड बना लिया, या कुछ भी किया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए हल निकाला, पर ये नहीं कह पाए कि स्कूल सभी के लिए खुलने चाहिए। मैं देख रही थी और सोच रही थी, यही वो समानता है जिसके लिए आप गर्मियों में मार्च कर रहे थे। यही है समानता का असली रूप, जहां सिर्फ कुछ ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं, और वो भी तभी जब वे अमीर हों। और आखिरकार होता यह है कि वामपंथी उस थोड़े कम वामपंथी समूह यानी उदारवादियों को चुप करा देते हैं और आखिर में उन्हें अपनी लाइन में ले आते हैं। अब कुछ लोग पार्क स्लो फूड कोऑप के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप जानती हैं, बॉयकॉट रमोन मैसलिन एक ऑनलाइन कार्यकर्ता है जो लगातार बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और कह रहे हैं मैं पार्क स्लो पर हूँ, और वह एक उदारवादी है और वह कह रहे हैं कि यह अस्वीकार्य है। आमतौर पर उदारवादी यहूदी वामपंथियों की हरकतों पर चुप हैं और जल्द इसके खिलाफ बोलने वाले भी नहीं लगते। मैं आपको बताऊंगी, शायद हमने पहले भी बात की है, लेकिन हमने 2019 में पार्क स्लोप में अपना सिनेगॉग छोड़ दिया था, क्योंकि वहां की रब्बी एक एक्टिविस्ट थी
जो सही शब्द नहीं ढूंढ पा रही थीं। ये कहना कि ब्रुकलिन की सड़कों पर यहूदियों को अक्सर पीटा जा रहा था क्योंकि हमलावरों ने लाल टोपी नहीं पहनी थी, वे बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जिनके खिलाफ वो खड़ी होना चाहती थीं। तो जब यहूदी विरोधी वे लोग नहीं थे जिनकी वो उम्मीद कर रही थी, तो उन्होंने ऐसे हमलों के बारे में सालों तक चुप्पी साधी रखी और आखिरकार हमने सोचा कि हमें यहाँ से निकलना ही होगा। हाँ, मुझे लगता है वहां की स्थिति ऐसी है जैसे इतिहास में पॉपुलर फ्रंट था, मतलब बाईं ओर कोई दुश्मन नहीं। हाँ, मुझे लगता है ये अब भी लागू है। सच कहूं तो दाईं ओर भी कुछ लोग यही करते हैं। दाईं ओर कोई दुश्मन नहीं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी उदारवादी फैशन के साथ तालमेल से बाहर होने का डर बहुत शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि ये उदारवादी यहूदियों के लिए बहुत प्रभावशाली है क्योंकि यही उनका धर्म है। हाँ, ये गलती है। ये गलती उन्होंने की कि उन्होंने उसे अपना धर्म बना लिया, क्योंकि अब उनका धर्म उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता और वे एक ऐसे धर्म के साथ रह गए हैं जो पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। वो अब धर्म से ज्यादा राजनीतिक आंदोलन है। हाँ, और मुझे लगता है तरीका इस तरह की इजराइल विरोधी, आप जानते हैं, यहूदी विरोधी, जायोनिज्म विरोधी सोच, जो कि यहूदी विरोधी ही है, अब सिर्फ सामान्य नहीं रह गई है बल्कि मानक सोच बन गई है। निश्चित रूप से गहरे नीले इलाकों में, और ये पूरे देश में फैल रही है। ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। आप जानते हैं, न्यूयॉर्क का एक और जिला जहां डैन गोल्डमैन, जिन्हें आप जानते हैं, वे अभी भी हाउस में न्यूयॉर्क का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र यहूदी डेमोक्रेट हैं और वे एक ऑर्थोडॉक्स लिबरल हैं। वे राष्ट्रपति ट्रंप के महाभियोग के लिए काउंसिल थे और वे अभी भी उसी बदनाम रिकॉर्ड पर चुनाव लड़ रहे हैं। और आप जानते हैं, अगर आप एक लिबरल डेमोक्रेट हैं तो उनकी साख और भी बेहतरीन नहीं हो सकती थी। वामपंथियों के लिए उनकी एक कमी ये है कि वे इजराइल विरोधी नहीं हैं। वो इतने जोश से इजराइल समर्थक नहीं हैं, जबकि उनकी पत्नी शायद ज्यादा हैं। लेकिन वो फिलहाल अपने प्राइमरी चुनाव में ब्रैड लैंडर से 30 अंकों से पीछे चल रहे हैं, जो एक यहूदी हैं और जायोनिज्म के विरोधी हैं। और वहाँ एक दिलचस्प स्थिति है ना? मैं तो कहूंगी कि ब्रैड लैंडर हाल तक खुद को जायोनिज्म विरोधी यहूदी नहीं मानते थे। वो खुद को जायोनिस्ट कहते थे, जब तक वामपंथियों ने बताया कि अब ऐसा कहना ठीक नहीं। अगर वो सच में उनके क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये सोचना कि आप जायोनिज्म या इजराइल को छोड़कर ऐसे यहूदी बन सकते हैं जिसे वो स्वीकार करें, ये कभी काम नहीं करता। एंटी जायोनिस्ट या एंटी एआई पैक बनने या इजराइल की परवाह ना करने से कुछ नहीं बदलता। वामपंथियों के लिए एआई पैक एक बड़ा खलनायक बन गया है, जहां और दाएं पक्ष के सदस्यों के लिए ये पूरी तरह से मध्यम मार्गी संगठन, ये पीएसी, जिसे मैंने हमेशा काफी उदारवादी माना, अब अस्वीकार्य बन गया है। हाँ, सही है, क्योंकि द्विदलीयता और दो राज्य समाधान में उनका विश्वास ही संगठन के केंद्र में था। दो राज्य समाधान कभी बहुत वामपंथी विचारधारा मानी जाती थी और अब ये एक अस्वीकार्य विचारधारा बन गई है। मेरा मतलब है, एओसी को कुछ साल पहले दो राज्य समाधान के समर्थन से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले उदारवादियों की तरह इसका समर्थन किया था। तब उन्हें एहसास हुआ कि अब हम इसके पक्ष में नहीं है। मुझे नहीं पता, ब्रैड लैंडर को विरोध नहीं मिलता क्योंकि उन्हें उदारवादी मीडिया और उनकी पार्टी के वामपंथियों से सुरक्षा मिली है। मुझे नहीं लगता वे ये बता पाएंगे कि वे असल में क्या मानते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उनके कोई विश्वास ही है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आदमी है जिसके पास बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और वो सत्ता पाने और टीम का हिस्सा बनने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेगा। हाँ, मुझे लगता है मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता क्योंकि ये बेवकूफ़ी है। मैं इस काम में इतने समय से हूं कि जानता हूं ऐसा करना बेवकूफ़ी है। लेकिन जब मैं ब्रैड लैंडर को डैन गोल्डमैन पर मूल रूप से वैचारिक हमला करते हुए देखता हूं, तो मुझे लगता है कि खैर 2 या 4 साल बाद तुम्हारी बारी आने वाली है। उसकी बारी आने वाली है। मुझे लगता है कि हम इस पर दांव भी लगा सकते हैं। ये 2 से 4 साल में नहीं तो 5 या 10 साल में हो सकता है, लेकिन आखिरकार उसकी बारी जरूर आएगी। वो इसका साथ नहीं दे पाएगा। मेरा मतलब है, एओसी और बर्नी सैंडर्स की स्पीच भी इसलिए रोकी जाती है क्योंकि वे इजराइल विरोधी काफी नहीं माने जाते। जैसे वे अपने ही लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, यही वे करते हैं। यह एक गोलाकार फायरिंग स्क्वाड जैसा है।
इसीलिए मैं खुले तौर पर कंजर्वेटिव होने में सहज हूँ, चाहे ब्रुकलिन में रहूं, क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं हूँ और तुम्हारे कहे शब्द नहीं बोलती। मुझसे कहने के लिए हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये बहुत आज़ादी देता है। मैं अपने लेफ्ट ऑफ सेंटर यहूदी दोस्तों से कहती हूँ, तुम इससे दूर रह सकते हो, जरूरी नहीं इसमें शामिल होना। जैसे तुम्हारी भागीदारी ही तुम्हें डराती है, और जब तुम हिस्सा नहीं लेते तो बहुत आज़ादी महसूस होती है। हाँ, अगर हम व्यापक नजरिए से देखें तो आज के समय में न सिर्फ यहूदी विरोधिता बल्कि हर तरह के पक्षपातपूर्ण गलत व्यवहार के सामान्यीकरण का बेहतरीन उदाहरण ग्रैहम प्लेटर है। आज के डेमोक्रेट्स के बारे में ये क्या कहता है कि वे न सिर्फ सहन कर रहे हैं बल्कि पूरी तरह अपना भी रहे हैं। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। मैं पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में था। मैं असल में कार्नेगी हॉल में था। कैफे में बैठा हुआ अपने काम में लगा था और वहां दो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं। शायद वे यहूदी थीं, लेकिन मैंने उनसे ये नहीं पूछा। वे कोई यहूदी प्रतीक या स्टार नहीं पहन रही थीं, पर जोर जोर से कह रही थीं कि ग्रैहम प्लेयर इतना बुरा नहीं है। मैं सोच रहा था मैं ये सब क्यों सुन रहा हूं, लेकिन ऐसा था कि हाँ, वो सच में, आप जानते हैं, वो जवान था और अब वो ठीक है। मुझे लगता है कि हमें सच में उसे पसंद करने की कोशिश करनी चाहिए और आखिरकार हमें सच में ये सीख चाहिए। तो ग्रैहम प्लेयर बन गए हैं, मुझे लगता है, ना सिर्फ एक दिलचस्प कहानी कि कैसे, आप जानते हैं, पागलपन भरे बुरे व्यवहार को अपनाया जा सकता है, बल्कि ये भी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की पूरी संस्कृति और उसके आसपास की पूरी उदारवादी संस्कृति, आप जानते हैं, किस तरह से नीचे गिर गई है। और यहूदी संगठन इस पर कहाँ है? वे यहूदी संगठन कहाँ हैं जो 100 सालों से डेमोक्रेट्स के साथ खड़े रहे हैं, ये कहने के लिए कि नहीं, हमारे लिए ये एक सीमा है। और आप जानती हैं, जब वे कहते हैं कि ऐसा दक्षिणपंथ में भी होता है, मैं आश्वस्त कर सकती हूँ, मैं नाजी टैटू वाले का समर्थन नहीं करूंगी। अब आप कहेंगी, आप जानती हैं क्या? हाँ, क्या आप जानती हैं ये विचार कि हम एक जैसे हैं? खैर नहीं, हम एक जैसे नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल दाएं पक्ष में भी यहूदी विरोधी लोग होंगे, ये तो स्पष्ट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पर यहूदी विरोधी भावना नहीं होगी। जैसे मैं फ्लोरिडा में रहती हूँ, मुझे यहाँ यहूदी होने के नाते बहुत बहुत आरामदायक महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ यहूदी विरोधी लोग नहीं होंगे। आप जिस चीज की तलाश कर रही हैं वो गैर यहूदियों की प्रतिक्रिया है। ग्राहम प्लैटनर की प्रतिक्रिया रही, हमें सीट चाहिए, और ये कि यहूदियों को इस आदमी के पीछे खड़ा होना और समर्थन करना होगा। मैं कहती हूँ, लेकिन आप जानती है, यह आखिरी बार नहीं होगा जब वे नाजी संबंधों वाले किसी व्यक्ति का समर्थन करेंगे। उन्हें सच में सोचना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। ये सभी यहूदी संगठन जिन्हें मैं हमेशा बेकार मानता था, अब पहले से भी ज्यादा निरर्थक हैं। इस मामले में उनकी पूरी चुप्पी और डरपोक रवैया इतना अयोग्य बना देता है। उनके पास इस आदमी के बारे में कहने को कुछ नहीं है। ये बहुत दयनीय है। मुझे उनके लिए दया आती है। हाँ, और निश्चित रूप से ये महिलाओं के समूहों और पत्रकारों पर भी लागू होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। हाँ, आप जानते हैं, हम उनमें से एक न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार जो अग्रणी थे, जो कुछ साल पहले मी टू मुहिम में सबसे आगे थे, वे अब टीवी पर हैं। मूल रूप से उसे सही ठहराना और हमला करना। आप जानते हैं, उन लोगों में से एक पर जिन्होंने उसे महिलाओं का शोषण करने वाला बताया था। सही है। मेरा मतलब है जॉनथन, उन्हें सीट चाहिए क्योंकि सुसान कॉलिंस, जो बहुत दक्षिणपंथी हैं, को रोका जाना चाहिए। ये बहुत चौंकाने वाला है। असल में ये चौंकाने वाली बात है कि वे ये सब अनदेखा करने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए ताकि, आप जानते हैं, सेनेट के सबसे मध्यमार्गी सदस्य को, जो सबसे कम रूढ़िवादी हैं, उन्हें रोक सके। सेनेट में सबसे कम ट्रंपवादी रिपब्लिकन। यही वो व्यक्ति है जिसके लिए वे पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके पास नाजी टैटू और संदिग्ध अतीत है। साथ ही ये जून का महीना है। हमने ग्रैहम प्लेयर की कहानियों की शुरुआत ही की है। जून में ये सब हो रहा है, तो अक्टूबर में और क्या होगा, सोचिए। हाँ, और आप जानते हैं, ये बहुत दिलचस्प है। मेरा मतलब है, ये एक दिलचस्प परीक्षा होगी। मेन की अपनी राजनीति है, जैसे हर राज्य की अपनी राजनीतिक संस्कृति होती है। और आप जानते हैं, कॉलिंस वहां सेनेट में एक वजह से बनी हुई हैं। वो उन्हीं जैसी उम्मीदवार हैं। इसलिए दक्षिणपंथी रिपब्लिकन ने प्राइमरी में उनके खिलाफ किसी को नहीं उतारा, और ये सही भी था, क्योंकि ये अच्छा विचार नहीं होता। लेकिन आप जानते हैं,
ये देखना दिलचस्प होगा कि डेमोक्रेट्स, राष्ट्रीय डेमोक्रेट्स, उस पर कितना पैसा लगाने को तैयार हैं और क्या वो वाकई में काम करेगा या नहीं। हाँ, और फिर से ये जो सोच है कि यहूदी दानदाताओं से उसके लिए फंडिंग के लिए संपर्क किया जाएगा और वे ऐसा करेंगे क्योंकि वो उनकी टीम है। हाँ, मुझे नहीं लगता आपको दक्षिण पंथ में ऐसा संबंध मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई यहूदी विरोधी दक्षिणपंथी उम्मीदवार मिलेगा जिसके पास नाजी टैटू हो, एपैक का अपमानजनक इस्तेमाल करे और फिर भी यहूदी रूढ़िवादी दानदाता उसे समर्थन दे। ऐसा नहीं होगा। हाँ, खैर यही तो बड़ा फर्क है। अब प्लूटन को छोड़ दें तो मेरा मानना है कि एक बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में अब भी इजराइल समर्थक नेताओं के लिए कोई जगह बची है। मिशिगन प्राइमरी में एक दिलचस्प सेनेट मुकाबला है जिसमें अब्दुल सईद एक खुले तौर पर इजराइल और यहूदी विरोधी उम्मीदवार वामपंथी मलोरी मैक मोरो के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो उतने कट्टर नहीं हैं इजराइल विरोधी, लेकिन आप जानते हैं निश्चित रूप से इजराइल विरोधी। और एक मध्यमार्गी इजराइल समर्थक डेमोक्रेट हैं हेली स्टीवंस, जो वास्तव में आप जानते हैं एआईपैक के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई आप जानते हैं और शायद हेली स्टीवंस इसे जीत सकती हैं? ये थोड़ा दिलचस्प है। आप जानते हैं सिक्का उछालने जैसा है कि यह मुकाबला किस ओर जाएगा। क्या आपको लगता है कि 2028 में कोई ऐसा व्यक्ति जो इजराइल विरोधी न हो डेमोक्रेट्स का राष्ट्रपति उम्मीदवार बन सकता है? निकट भविष्य में तो नहीं, और मुझे लगता है कि ये वामपंथी यहूदियों के लिए एक बड़ा संकेत होगा कि उनकी जगह कहाँ है। मुझे उम्मीद है कि वे जाकर उस संकेत का पालन करेंगे। मैं नहीं देख सकती कि अगला डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार इजराइल के बारे में कुछ भी सकारात्मक कहेगा या किसी भी तरह से उस रिश्ते को प्रोत्साहित करेगा। मजेदार बात यह है कि लोग कहें कि राइट विंग में भी यही समस्याएं हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि जे.डी. वेंस कभी एंटी इजराइल रिपब्लिकन बनकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो, और शायद आप जानती हैं, उन्हें माना जाता है, हमें नहीं पता, ये सब अफवाहें और सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन उस कमरे में उन्हें एंटी इजराइल माना जाता है ना? ये पीट हेग जैसा नहीं है। हेगसेथ उतने उत्साहित नहीं है, वो निश्चित रूप से इसके बारे में बहुत उत्साही नहीं है। हाँ, और फिर भी मैं उन्हें एक काफी मुख्य धारा के रिपब्लिकन के रूप में इजराइल पर मुख्य धारा के रिपब्लिकन विचारों के साथ चुनाव लड़ते हुए देख सकती हूँ। और देखिए, जैसे ये मुद्दा वामपंथ में कम लोकप्रिय हुआ है, वैसे ही दक्षिण पंथ में भी कम हुआ है, लेकिन वहाँ नफरत और कटुता का स्तर कहीं भी उतना नहीं है, और ये सिर्फ राजनीतिक सुविधा है ना? आपने मिशिगन का जिक्र किया। मुझे कोई इजराइल समर्थक रिपब्लिकन या डेमोक्रेट नहीं दिखता। मिशिगन में चुनाव लड़ना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और जीतने के लिए जनता को खुश करने की बातें करनी पड़ती हैं। तो ये अब जनसांख्यिकी का सवाल बन गया है, लेकिन वामपंथियों के लिए ये भी सवाल है कि आखिर किसके पास सत्ता है। अब वामपंथी धारा पूरी तरह पार्टी पर हावी हो गया है। वे अब सिर्फ किनारे पर नहीं बल्कि पार्टी ही बन गए हैं। हाँ, मुझे लगता है ये सच है। आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। पहली कि आप्रवासन इस कहानी का हिस्सा है। इस देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का आना जो यहूदी विरोधी देशों से आते हैं। सही है। इसका वास्तव में असर पड़ा है। न्यूयॉर्क में तो इसका असर निश्चित रूप से पड़ा है। हाँ, और इसका असर आप जानते हैं और भी व्यापक रूप से पड़ा है। निश्चित रूप से इसका मिशिगन की राजनीति पर असर पड़ा है, लेकिन आप जानते हैं ये फैल रहा है। और वही बात है, मैं उसमें जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि जब मैं उदारवादी यहूदियों की आलोचना करती हूँ तो मेरी आलोचना का एक हिस्सा वो जरूरी नहीं है कि यहूदी मुद्दों के बारे में ही हो। ये रूढ़िवादी बनाम उदारवादी के बारे में है, और बहुत सारे उदारवादी मुद्दे जिनका वे समर्थन करते हैं, बहुत सारी स्थितियां जिनका वे समर्थन करते हैं, वे उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी और वे पहले से ही उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। और प्रवास तो उस सूची में सबसे ऊपर है। जैसे मैं एक प्रवासी हूँ, मैं एक शरणार्थी थी, मैं प्रवास के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बाइडेन के कार्यकाल में जो कुछ भी हमने सीमा पर देखा वो उसी उदारवादी परियोजना का अंत है जिसका वे इतना समर्थन करते हैं। आप उस तरह की उदारवादिता नहीं रख सकते जो वे चाहते हैं, और साथ ही खुली सीमा भी रख सकते हैं। आपके विचारों का कोई मतलब नहीं बनता। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि खुद को बचाने की समझ होनी चाहिए। आपके ये विचार कभी काम नहीं आए और किसी की मदद नहीं की। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको दूसरों या किसी समूह के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और ये वो चीजें हैं
जो उदारवादी यहूदियों के लिए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं वे सिर्फ सामाजिक न्याय की पूजा नहीं करते, जो कि उनके लिए उदारवादी राजनीति का कोड है, लेकिन आप जानते हैं वे सार्वभौमिकतावादी हैं। आप जानते हैं वे मानते हैं कि अपने लोगों के लिए खड़े होना यहूदी धर्म में सार्वभौमिकता और विशेषता दोनों है, पर उनके लिए संतुलन पूरी तरह खत्म हो गया है। पूरी तरह से। हाँ, वे सहज महसूस नहीं करते। मेरा मतलब है, मैंने सुना है, आप जानते हैं, इसका एक क्लासिक उदाहरण भी है और मैंने इसके बारे में पहले भी इस पॉडकास्ट पर बात की है। लेकिन आप जानते हैं, जैसन अलेक्जेंडर एक यहूदी अभिनेता है, साइनफेल्ड के लिए प्रसिद्ध हैं और असली यहूदी संगठनों के लिए काम करते हैं। वो अपने यहूदी होने को नहीं छुपा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात की है कि उन्हें यहूदी बच्चों के लिए आवाज उठाने में, जिन्हें हमास ने बंधक बना लिया था, कितना असहज महसूस हुआ। क्योंकि वहां और भी थे, आप जानते हैं, वो सिर्फ यहूदी बच्चों को अलग नहीं करना चाहते थे, जबकि आप जानते हैं अरब बच्चे भी हो सकते हैं जो पीड़ित हैं। मेरा मतलब है, ये पागलपन है। ये पागलपन है, क्योंकि उदारवादी यहूदी अपने उदारवादी सहयोगियों से उम्मीद करते थे कि वे उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब भी उनमें आत्मसंरक्षण की प्रवृत्ति नहीं आई और उन्होंने खुद करने की कोशिश नहीं की। वे फिर भी ऐसा नहीं कर पाए। यही बात मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, मैं मानती हूँ आपको लगता है दोस्त साथ हैं, फिर अचानक आप अकेले रह जाते हैं, लेकिन आप खुद का बचाव क्यों नहीं करते? तो फिर आप क्यों नहीं उठते और जिंदा रहने के लिए जरूरी काम क्यों नहीं करते? हाँ, ये बिल्कुल सही है। और ये आप जानते हैं, ये जितना दुखद है उतना ही राजनीतिक रूप से भी पागलपन है। जैसा आपने कहा, इन मुद्दों पर रिपब्लिकन पार्टी से बड़ा अंतर है। भले ही एंटी सेमिटिक पॉडकास्टर्स शोर मचा रहे हों, जीओपी पदाधिकारी अब भी लगभग सर्वसम्मति से इजराइल के पक्ष में हैं, खासकर थॉमस मैसी की हार के बाद। लेकिन युवाओं और युवा रिपब्लिकन के साथ साथ युवा डेमोक्रेट्स के बीच हुए सर्वेक्षणों को देखते हुए क्या आपको भरोसा है कि यह स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी? भरोसा कुछ हद तक। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये युवा मतदाता बड़े होंगे, वे और समझदार बनेंगे और उनके विचार थोड़े और स्पष्ट हो जाएंगे, और वे इंटरनेट पर जो चीजें सुनते हैं या जो रील्स या टिकटॉक वे देखते हैं, उनके प्रभाव में उतने नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि यही बदलाव लाएगा। लेकिन क्या मुझे लगता है कि आम तौर पर इजराइल समर्थक संगठनों ने संदेश देने या किसी भी तरह की वकालत करने में अच्छा काम किया है? मुझे नहीं लगता, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी रूढ़िवादी यहूदी संगठन इस तरह का काम कर रहे हैं। बिल्कुल रूढ़िवादी यहूदी संगठन है, लेकिन वे लोगों तक पहुंच बनाने या संदेश फैलाने जैसा काम नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि हम इसमें पीछे हैं। सच में ये विचार कि युवा हमारे खिलाफ हो रहे हैं शायद सच है, लेकिन वे युवा हैं, वे ढलने योग्य हैं, वे अपना मन बदल सकते हैं, और हमें इसे इसी तरह देखना चाहिए। हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए कि हम बातचीत करें और बातचीत करने में और बेहतर बने। मुझे ये भी लगता है कि जो बात मुझे सच में परेशान करती है वो ये है कि अक्सर, और ये सिर्फ यहूदी माता पिता की बात नहीं है, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों से अपने मूल्यों के बारे में बात करने में बहुत मुश्किल होती है। ये मुझे हैरान करता है। और बेथनी मंडेल और मैं आपकी शो पर आए थे जब हमने अपनी किताब स्टोलन यूथ लिखी थी, और हमारे पास इतने सारे माता पिता आए और उन्होंने कहा, आप जानती हैं, मैंने अपनी बेटी को खो दिया जब वो कॉलेज गई और वो मूल रूप से कम्युनिस्ट बन गई। मैंने कई यहूदी माता पिता को कहते सुना है कि उनके बच्चे इजराइल विरोधी हो रहे हैं। मैं पूछती हूँ, क्या आपने कभी घर में इस पर चर्चा की थी? क्या आपने कभी चर्चा की कि इजराइल सिर्फ यहूदियों नहीं, पूरे पश्चिमी जगत और बाकी सभी के लिए क्यों जरूरी है? वे कहते हैं, नहीं, मैंने नहीं की। मैं कहना नहीं चाहती कि आपने कुछ मिस किया, लेकिन यही से सब शुरू होता है। ये आपके घर से शुरू होता है, जब आप बच्चों से बात कर संदेश देते हैं। यही चीज लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि वे बच्चों का ब्रेन वॉश नहीं करना चाहते, तो वे टिकटॉक पर ब्रेन वॉश हो रहे हैं। आप अब भी उनकी जानकारी दूसरों के भरोसे छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, किशोरावस्था में आप उनकी राय और विचारों का निर्माण पूरी तरह दूसरों पर छोड़ देते हैं। आप कहते हैं, किसी और को करने दो। मैं बच्चों से कहती हूँ, मेरी राय ही सही है। वे इस पर हंसते हैं। मैं चाहती हूँ कि वे इसे ऐसे ही देखें। मैं राय यूं ही नहीं बनाती, ये मेरा अनुभव और सारी जानकारी है। ये है जो मैं चाहती हूँ कि तुम जानो और समझो। दूसरी बात,
तुम्हारे बच्चों में ये काबिलियत होनी चाहिए कि वे तुमसे बहस कर सके। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मुझसे बहस करें। अगर वे नहीं कर सकते तो मैं जीत जाती हूँ और मेरी राय घर में हावी हो जाती है। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझसे राजनीतिक बहसें जीती है। मुझे नहीं लगता माता पिता को बच्चों से बहस या ये कहने से डरना चाहिए कि हमारे घर में यही माना जाता है। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बुनियादी सवाल है जो आज की राजनीति से कहीं आगे जाता है। ये दरअसल पालन पोषण की असफलता और जिस तरह से हम शिक्षा को आउटसोर्स कर देते हैं, सिर्फ स्कूलों को ही नहीं, जो विचारधाराओं से प्रभावित हैं, हाँ, साथ ही सोशल मीडिया भी हमेशा उनकी जिंदगी में रहता है, जब तक कि आप उन्हें दुनिया से अलग न कर दें, जो ज्यादातर लोग नहीं कर सकते या करना नहीं चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यही समुंदर है जिसमें वे तैर रहे हैं, और अगर आप उन्हें नहीं तैयार करते। उन्हें तैरना सिखाइए। बिल्कुल। बहुत से खासकर उदारवादी यहूदी इसमें खराब हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को खो रहे हैं। वो इसमें इतने खराब नहीं होंगे जैसे गर्भपात में होते हैं। वो ऐसे हैं। इस घर में गर्भपात के बारे में हमारा यही विश्वास है। आप इजराइल के बारे में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप ये क्यों नहीं कह सकते कि हमारे घर में इजराइल के बारे में हमारा यही विश्वास है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई अंतर है। जो वो गर्भपात पर कह रहे हैं वो सही है और आपको भी मानना चाहिए। आप अन्य विषयों पर भी ऐसा कर सकते हैं और करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। रिपब्लिकन पार्टी पर बात खत्म करने से पहले मैं एक पल के लिए वापस जाना चाहता हूं वेंस, जेडी वेंस पर, जो कि आप जानते हैं जिनकी कहानी बहुत दिलचस्प है, और आप जानते हैं वो अभी भी साफ तौर पर सबसे आगे हैं। और इस हफ्ते उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई है, खासकर ईरान डील के साथ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसके बारे में मैं अगली बार बात करना चाहता हूं। मेरे लिए सवाल ये नहीं है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में इजराइल समर्थक बयान देंगे या नहीं, क्योंकि वो 2020 में ऐसा कर चुके हैं। मेरा मतलब है वो क्विंजी इंस्टीट्यूट गए, जो एक खराब इजराइल विरोधी थिंक टैंक है, और वहां उन्होंने इजराइल का समर्थन करते हुए बताया कि इजराइल मैगा अमेरिका का आदर्श सहयोगी है। मेरे लिए सवाल है, क्या वो अभी भी टकर कार्लसन के दोस्त रहेंगे? क्या वो अब भी टर्निंग पॉइंट कॉन्फ्रेंस की तरह कार्लसन की यहूदी विरोधी सोच पर तटस्थ रहेंगे? यही मेरे लिए दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है कि पिछले साल टर्निंग पॉइंट कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत कुछ बदल गया है। 6 महीने हो गए हैं। हाँ, 6 महीने, सही है। हाँ, मुझे नहीं पता अब भी ऐसा है या नहीं। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आज मेगन कैली के शो में है। तो क्या इसका मतलब है कि वो टकर कार्लसन के शो में भी जाएंगे? क्या इसका मतलब है कि वो जाएंगे? वो किताब के प्रचार पर है और टकर कार्लसन का शो इसके लिए सही है, पर क्या वे सच में करेंगे? मुझे लगता है कि अब वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर फैसला करते हैं कि टक्कर का समर्थन और टक्कर से जुड़ाव उनके लिए अच्छा है या बुरा। देखिए, रिपब्लिकन पार्टी में टक्कर से दोस्ती खास नहीं मानी जाती, हालांकि मैं पूरी तरह यकीन नहीं करती। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। सही है। मुझे नहीं पता कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ना हो, लेकिन ये आम चुनाव में बड़ा फर्क डालेगा। मुझे लगता है जेडी वेंस ऐसे इंसान हैं जो आगे की सोचते हैं। तो अगर हम उन्हें टक्कर के शो में जाते हुए देखें और बस, आप जानते हैं, सबसे पहले मुझे लगता है कि इसका मतलब होगा कि वो भविष्य में रिपब्लिकन प्राइमरी में अपनी स्थिति को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि वरना उस शो में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि वो उनके विश्वासों से सहमत है, और यही असली संकेत होगा। मैं जेडी वेंस को बाकी कई यहूदी कंजर्वेटिव्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा छूट देती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि उनके बारे में जो कुछ भी हम सुनते हैं वो ज्यादातर सुनी सुनाई बातें होती हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मैं वो यहूदी नहीं बनूंगी जो किसी नाजी टैटू वाले उम्मीदवार का समर्थन करे, और मैं ये बात रूपक के तौर पर भी कह रही हूँ। अगर मैं जेडी वेंस का ऐसा व्यवहार देखती हूँ, आप जानते हैं, अगर कोई भाषा मुझे अस्वीकार्य या सीमा पार लगे तो मैं तुरंत रिश्ता तोड़ दूंगी। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि रूढ़िवादी यहूदियों के लिए ये समझना जरूरी है कि जेडी वेंस के बारे में जो भी कहानियां हम सुनते हैं कि वेंस क्या सोचते हैं या वेंस का दृष्टिकोण क्या है, वे ज्यादातर खुद वेंस से नहीं आती। हाँ, देखिए, इसमें वो काफी रणनीतिक रहे हैं और राजनीति में भी ज्यादा समय से नहीं है। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, ये बस 2021 की ही बात है, जब जेडी वेंस ओहायो से सेनेट के लिए दौड़ रहे थे।
और वो भी एक भीड़ भरे मैदान में, आप जानते हैं। और ये मजेदार है। तब भी वो बहुत अच्छे थे। मुझे लगा मैं पूरी तरह जेडी वेंस के साथ हूँ। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं उनके बारे में बहुत उत्साहित था और ट्रंप द्वारा टीवी टिकट पर रखने को लेकर भी उत्साहित था, क्योंकि मुझे लगा कि कामकाजी वर्ग तक पहुंचने, अलग तरह से सोचने और उनका राष्ट्रीय रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाकई समझ में आता था। हाँ, हम बेवकूफ नहीं हैं। हम वहाँ सिर्फ इसलिए नहीं रुकेंगे, आप जानते हैं। अगर चीजें बदलती हैं तो हमारी राय भी बदल जाएगी। हाँ, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि जब उन्होंने टर्निंग पॉइंट पर जाकर ये कहा कि मैं, आप जानते हैं, बेन शपीरो जो यहूदी विरोधी भावना के बारे में कह रहे हैं और टकर जो कह रहे हैं, उनके बीच में कोई फैसला नहीं करूंगा, वहीं मैंने कहा बस अब बहुत हुआ जेडी वेंस के लिए। क्या मुझे फिर से मनाया जा सकता है? शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगी कि उस समय टकर बहुत लंबे समय तक चीजों को लेकर बहुत सूक्ष्म थे। मेरे यहूदी दोस्त भी नहीं समझ पाए कि मैंने टकर का विरोध क्यों किया। वे पूछते थे उसने क्या कहा, और मैं संक्षेप में नहीं बता पाती थी। ये निक फुएंटेस जैसा नहीं था, आप जानती हैं। ये थोड़ा अस्पष्ट था, बस इतना कि वो हर एक शो में इजराइल की बात करता था। ये बातें सीधी नहीं थी। लगता है अब टकर काफी सीधा हो गया है। मुझे लगता है कि उनकी छाबाद वाली टिप्पणी ऐसी थी जिसे अब आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ इजराइल की बात कर रहे हैं। अब वो यहूदी धर्म और उस धर्म के बारे में भी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर उनके भाई का आना ऐसा है जैसे उनके भाई वही बातें कहते हैं जो टकर कहना चाहता है। मुझे लगता है कई लोग इसे देखते हैं। मुझे लगता है इन सब कारणों से पिछले 6 महीनों में लोगों का टकर के प्रति नजरिया बदला है। फिर भी मैं अब भी ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो इजराइल के पक्ष में हैं, यहूदी हैं या यहूदी पक्ष के प्रति सहानुभूति रखते हैं, और वो नहीं समझते कि टकर के साथ क्या हो रहा है। वे नहीं समझते कि क्या हुआ। वे अब भी पूरी तरह से विवरण नहीं जानते। इसकी जिम्मेदारी यहूदी रूढ़िवादियों पर भी है। मैंने लंबे समय से सोचा है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो टकर की बातों के बीच संबंध स्पष्ट करे, क्योंकि ये अभी भी अस्पष्ट है। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो शुरू से ही, आप जानती हैं, या शुरू से ही समझ रहा था कि टकर क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैं अक्सर कहा करता था जब वो फॉक्स न्यूज़ पर रात 8 से 9 बजे तक आते थे। फॉक्स न्यूज़ का वो एकमात्र घंटा था जिसमें इजराइल शब्द नहीं आता था, क्योंकि वो उस विषय को छू ही नहीं सकता था। और फिर आप जानती हैं, एक बार जब उन्होंने फॉक्स न्यूज़ छोड़ दी और अपना खुद का शो शुरू किया तो सारी बंदिशें हट गईं। लेकिन असल में ये एक अच्छा ट्रांजिशन है। अब मैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, ट्रंप द्वारा ईरान से युद्ध खत्म करने और नए समझौते की ओर ध्यान देना चाहता हूं, जिसकी शर्तें अभी सामने नहीं आईं, लेकिन इसकी तुलना कई लोग ओबामा के समझौते से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ट्रंप ने जिस मुद्दे में अपनी राजनीतिक पूंजी लगा दी थी, उस पर आखिरकार झुकने का फैसला क्यों किया, जिसे मेरे ख्याल से साल के इस दौर में वो सचमुच वापस नहीं पा सकते? आप क्या सोचते हैं, इसका मतलब सिर्फ इजराइल के साथ गठबंधन ही नहीं, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के भविष्य के लिए भी क्या है? वेंस का रुख भी यह सब पर्दे के पीछे ज्यादा चल रहा है। ऐसा लगता है कि वेंस ने फिलहाल ट्रंप की दुनिया में विदेश मंत्री मार्को रूबियो पर बढ़त बना ली है। मैं अभी भी इस बारे में इंतजार करके देखने वाले रुख में हूँ। जैसे कि जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने अभी तक समझौते की शर्तें नहीं देखी हैं। ये मजेदार है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे ट्रंप पर भरोसा है। जैसे मैं कभी भी ट्रंप की बड़ी समर्थक नहीं रही। मैंने उन्हें पिछली बार ही वोट दिया था। मुझे कहना पड़ेगा, पिछली बार मैंने उन्हें वोट दिया क्योंकि मैं बाइडेन के सालों की वजह से इस आदमी को वोट देने के लिए टूटे कांच पर भी रेंग जाती। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ट्रंप पर भरोसा करती हूँ कि वो कुछ करेंगे या इजराइल के पक्ष में कुछ करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि वो खुद को बेवकूफ़ नहीं बनने देंगे। मैं समझती हूँ कि अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और मैं बस ये नहीं देख सकती कि ऐसा नतीजा होगा। तो मैं अभी इंतज़ार करके देखने वाले रुख पर हूँ। मुझे लगता है लोग खुद को ट्रंप समर्थक या विरोधी में बांट रहे हैं और हर मुद्दे पर ऐसा करते हैं। मेरे लिए ऐसा नहीं है। ये बहुत हद तक ऐसा है। मैं पहले भी गलत रही हूँ और मैंने उन चीज़ों पर भी टिप्पणी की है जो पूरी तरह से लागू नहीं हुई थी या पहले नहीं हुई थी। मुझे नहीं लगता कि वो जीते जीते हारेंगे।
मैं देखना चाहती हूँ आगे क्या होता है। देखिए, उनके पास समझौता हो सकता है, लेकिन ईरान अगले हफ्ते उसे तोड़ सकता है और सब फिर से शुरू हो सकता है। हम बस देखेंगे, मुझे देखना है कि क्या होता है। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि यह एक उचित स्थिति है। मुझे लगता है कि युद्ध को रोकना, जैसा कि मैंने कहा, इतना राजनीतिक पूंजी निवेश करने और इतनी सैन्य सफलता हासिल करने के बाद, और आप जानते हैं इसका मूल स्वरूप यह है कि ईरान वो सब कुछ नहीं छोड़ रहा है जो वह युद्ध शुरू होने से पहले कर रहा था, और वो मूल रूप से इस शासन पर दबाव डालने के किसी भी विचार को टाल रहे हैं ताकि ये गिर जाए। और मुझे लगता है कि ये, आप जानते हैं, और हाथ बांधना, आप जानते हैं, एक तरह से इजराइल और लेबनान को कमजोर करना है। मुझे लगता है यहाँ काफी कुछ है, भले ही पूरी जानकारी ना हो। ऐसा लगता है वो कुछ टाल रहे हैं जिसके लिए उसके पास धैर्य नहीं है। मेरा मतलब है, ये एक लेख है जो मैंने इस हफ्ते की शुरुआत में लिखा था। वो ऐसा व्यक्ति है जिसे तुरंत संतुष्टि पसंद है, निश्चित रूप से उसे जल्दी जीतना पसंद है। उसके पास लंबे युद्ध के लिए धैर्य नहीं है, जिसमें उसे ईरानियों को भूखा मारने के लिए बहुत प्रभावी नाकाबंदी का इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि वो राजनीतिक कीमत नहीं चुकाना चाहता और सिद्धांतों पर टिके रहना भी पसंद नहीं करता। हालांकि उसे बुरे सौदे पसंद नहीं। उसे बुरे सौदे पसंद नहीं है, और वो नहीं। हाँ सही है, वही एक बात है जो मैंने सोची है, यही मैं कह रहा हूं। हाँ अब तक, लेकिन आप जानते हैं, और वो ये भी है कि वो हताहतों से बहुत डरता है। वो बहुत डरता है, आप जानते हैं, युद्ध के फैलने से। मुझे लगता है कि वो बस अपने नुकसान को कम कर रहा है, और ये सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बहुत बुरा है। ये सच में डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बुरा है। अगर दुनिया अब तक की तरह उससे डरती नहीं है तो आप जानते हैं, ये सिर्फ मिड टर्म्स के बाद ही नहीं है जब वो एक बेअसर नेता बन जाता है। मुझे लगता है कि ये वो पल हो सकता है जब वो एक बेअसर नेता बन जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप इस बात को लेकर बहुत जागरूक हैं कि वो कैसे दिखते हैं, और उनके लिए उनकी छवि बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर वो विश्व मंच पर कमजोर दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो इससे पीछे क्यों हटेंगे। लोग कहते हैं ये समझौता है, लेकिन ऐसे समझौते अक्सर टूट जाते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये समझौता भी, आप जानते हैं, निकट भविष्य में टूट जाएगा। ये तो तय है कि ईरानी किसी भी बात पर अपना वादा नहीं निभाएंगे। हाँ सही है। तो मुझे नहीं पता कि कागज पर दस्तखत करना इतनी बड़ी बात है या नहीं। अब देखना है आगे क्या होता है, और मैं शर्तें देखना चाहती हूँ। और ये कि उन्होंने इसे जारी नहीं किया, प्रशासन के लिए बड़ी नकारात्मक बात है। इससे ऑनलाइन अफवाहें फैलने लगी हैं। जितना समय वे हमें असल बात बताने में लगाते हैं, उनके लिए हालत उतनी ही खराब होती जाती है, क्योंकि इन कहानियों को रोकना मुश्किल है। लोग सबसे बुरा मानकर चल रहे हैं, और मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराती। हाँ, और मुझे लगता है कि ये मान लेना कि अगर ईरान कोई लाल रेखा पार करता है तो वो युद्ध के लिए तैयार रहेगा, बस बराक ओबामा के दौर की एक कहावत को दोहराने के लिए नहीं। मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है, अगर वो युद्ध जारी रखने के लिए तैयार था तो मेरी राय में उसे बस युद्ध जारी रखना चाहिए था, लेकिन हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए पत्रकारिता पेशे की स्थिति पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, और मैं इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, 60 मिनट्स और सीबीएस में बदलाव को लेकर काफी ध्यान दिया गया है। बैरी वीज ने अधिकतर आलोचनाओं के साथ पद संभाला। हम बताना चाहते हैं कि वहां के उदारवादी पत्रकार जैसे स्कॉट पेली अपनी पक्षपातिता से अनजान हैं। लेकिन मेरे लिए दिलचस्प सवाल ये नहीं है कि आप स्कॉट पेली के बारे में क्या सोचते हैं, जिन्हें डिलन बायर्स ने मिडिल एज के मेकअप लगाए हुए टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने वाले पुरुषों की मदर टेरेसा कहा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसके पास उस नेटवर्क या सीएनएन को बदलने का मौका है अगर वो उसके नियंत्रण में आ जाता है, आप जानते हैं, मर्जर के संदर्भ में, ताकि वो कम वामपंथी और देश के सभी लोगों के लिए ज्यादा सुलभ हो सके, बिना वहां पहले काम कर चुके सभी लोगों को निकाले हुए। खैर, मुझे नहीं पता कि हम वहाँ पहले काम कर चुके सभी लोगों को बस निकाल क्यों नहीं देते। लेकिन हाँ, मैं बैरी वाइस पे भरोसा करती हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने देश को दिखाने में शानदार काम किया है कि एक नया मीडिया कैसा हो सकता है। मेरे पास फ्री प्रेस है, मैं शुरुआत से ही सब्सक्राइबर हूँ। जब इसका नाम कुछ और था, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन इसका नाम अलग था। हाँ, ये एक शानदार वेबसाइट है। ये बहुत अच्छा किया गया है, अच्छी तरह से लिखी गई पत्रकारिता है जिसे लोग सब्सक्राइब करते हैं।
सब्सक्राइबर मॉडल को इतना अजीब और असंभव माना जाता था और उन्होंने इसे संभव कर दिखाया। अब आपके पास एक टीवी स्टेशन है जो हमारे सभी टेलीविजनों पर आता है, जो सिर्फ टीवी रखने से ही मिल जाता है और वो इसके साथ बहुत कुछ कर सकती हैं। क्या उन्हें ये मौका मिलेगा? यही एकमात्र सवाल है। क्या सीबीएस के बड़े अधिकारी उन्हें पूरी आज़ादी देंगे? उन्हें देना चाहिए। उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं ये उद्योग काफी समय से गिरावट में है। मुझे लगता है इसे सिर्फ बैरी वाइस वापस ला सकते हैं। हाँ, मैं सहमत हूं। वो एक जीनियस उद्यमी है। सवाल ये है, आप जानते हैं जिसने वहां काम किया उसने क्यों नहीं किया? उन नेटवर्क्स में से किसी को कंट्रोल करने वाले ने वही नतीजा क्यों नहीं निकाला जो 30 साल पहले फॉक्स न्यूज में रॉजर एल्स और रूपर्ट मर्डॉक ने निकाला था? जब चार्ल्स क्रॉटहैमर की मशहूर लाइन थी, हाँ, उन्होंने मार्केट का ऐसा हिस्सा पाया था जिसकी ठीक से सेवा नहीं हो रही थी और जो अमेरिकी जनता के आधे हिस्से से बना था। अगर वे चाहें तो सीबीएस भी वही कर सकता है। हाँ, मैं कहूंगी कि पिछले कुछ सालों में सभी कंजर्वेटिव्स बस यही चाहते थे कि उन्हें खुलेआम नफरत न मिले। मुझे नहीं लगता कि वे जरूरी नहीं कि कंजर्वेटिव प्रोग्रामिंग ही ढूंढ रहे थे। मुझे लगता है कि बैरी सीबीएस पर यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये शो देखने के लिए वामपंथी होना जरूरी नहीं है। ये आपको बुरा नहीं लगेगा, ये आपके पक्ष को बुरा नहीं लगेगा। और असल में बात यही है। हाँ, फिर से मुझे लगता है कि इस पर फैसला होना बाकी है कि इन कॉरपोरेट मीडिया आउटलेट्स की संस्कृति इतनी गहराई से जमी हुई है या नहीं। आप जानते हैं, ये बड़ी बात है कि उन्होंने कुछ प्रोड्यूसर्स को निकाल दिया। आप जानते हैं किसे फर्क पड़ता है कि 60 मिनट्स में प्रोड्यूसर्स कौन थे? आप जानते हैं स्कॉट पेली के बारे में किसे फर्क पड़ता है? ये शो सिर्फ एनएफएल के बाद आने से सफल हुआ। सही है? सही है, तभी किसी ने उसे देखा था। सही है। हाँ। रेटिंग्स तब क्या होती हैं जब फॉल का मौसम नहीं होता। तो आप जानते हैं, आप सोचते हैं कि ये इतनी बड़ी मांग क्यों है, लेकिन ये वाकई एक बड़ी मांग है क्योंकि जिनके पास ये है वे मान्यता प्राप्त अभिजात वर्ग में हैं। ये वहीं से शुरू होता है जहां हमने शुरुआत की थी, जैसे कि उदारवादियों के लिए अपनी संस्कृति के खिलाफ जाना मुश्किल है। हाँ, मेरा मतलब है स्टीफन कोलबर्ट की प्रतिक्रिया को ही देख लीजिए। उनका शो हर साल लाखों डॉलर्स का नुकसान करता था। बहुत कम लोग देखते थे। वो मजेदार नहीं रहे और ज्यादा राजनीतिक व गुस्से वाले हो गए। फिर भी उनकी बर्खास्तगी को पहले संशोधन के उल्लंघन के रूप में देखा गया। मुझे लगता है कि वामपंथी ऐसी बातें लोगों तक पहुंचाने में माहिर हैं और यही स्कॉट पैली के साथ हो रहा है, यही पूरी बैरी वीस के साथ हो रहा है। आप जानते हैं, सीबीएस न्यूज चलाने में भी यही हो रहा है कि जो लोग चाहते हैं कि वो असफल हों, उन्होंने ऐसी कहानियां गढ़ ली हैं जिससे ऐसा लगे कि वो असफल हो रही हैं। हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन मैं बैरी के खिलाफ दुआ नहीं करूंगी। हाँ, मैं उसके खिलाफ दाव नहीं लगाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। मैं बिना पूछे आपको यहाँ नहीं बुलाना चाहता था, खासकर उस कॉलम के लिए जो आप हर साल कोविड महामारी की सालगिरह और अमेरिकियों के साथ उदारवादी अभिजात वर्ग, चिकित्सा प्रतिष्ठान व सरकार द्वारा किए विश्वासघात पर लिखते हैं। ज्यादातर लोगों ने 2020 और बाद के लॉकडाउन जैसी घटनाओं जिन पर अभिजात वर्ग ने हमसे झूठ बोला को ऑरवेलियन मेमोरी होल में डाल दिया है, लेकिन आप ये होने नहीं देना चाहते। हाँ, क्या आपको लगता है कि हमारे समाज ने उस फियास्को से वास्तव में कुछ सीखा है और अब भी ज्यादा लोग इसके बारे में नाराज क्यों नहीं हैं? तो मैं कहूंगी कि मैं एक और पॉडकास्ट करती हूँ जिसका नाम है नॉर्मली, मेरी कैथरीन हैम के साथ, और हमारे पास एक सेगमेंट है जिसका नाम है स्टिल मैड ब्रो, जिसमें हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनके लिए हम अब भी नाराज हैं। कोविड ही वो चीज है जिससे हम अब भी सबसे ज्यादा नाराज हैं ब्रो। ये बस ऐसी चीज थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती और मेरे बच्चे इससे बहुत अच्छे से बाहर आ गए। मैंने उन्हें फ्लोरिडा शिफ्ट कर दिया। न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल्स बंद होने पर भी वे स्कूल जाते थे। आप जानती है, हमने जेरी वेंस और अमेरिका के वर्किंग क्लास पर बात की थी। मैं ब्रुकलिन के गरीब इलाके से हूँ। मैं ऐसी जगह बड़ी हुई हूँ जो खतरनाक थी और आप जानती हैं बहुत अच्छी नहीं थी, और वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे और आज भी हैं। मैंने देखा कि उन बच्चों के साथ क्या किया गया जिनके माता पिता उन्हें फ्लोरिडा नहीं ले जा सके और जो ज़रूरी सेवाएं नहीं पा सके, और मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही भूलूंगी। और मुझे लगता है कि हमें इसे हमेशा अपने दिमाग में सबसे आगे रखना चाहिए क्योंकि वे कभी भी ऐसा कर सकते हैं।
हर बार। हार्टा वायरस कुछ महीने पहले आया था, आप जानते हैं। और जाहिर है, सबसे पहली बात यह है कि उनकी कही किसी भी बात पर भरोसा मत करो। इसे एक और कोविड बनने मत दो, क्योंकि ये बहुत आसानी से हो सकता है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये भरोसे की कमी, ये विश्वास का खोना कोविड के दौरान हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका बहुत सा असर नकारात्मक रूप से पड़ेगा। लेकिन मुझे लोगों को ये याद दिलाना है कि उन्होंने क्या किया था। और स्कूलों को कोविड ने बंद नहीं किया था। ये लोग थे, ये यूनियन थी जिन्होंने स्कूल्स बंद किए थे। ये कोविड के प्रति प्रतिक्रिया थी, ये वायरस नहीं था। जो भी ये लिबरल जंगें बन गई हैं जो मैं इस समय देख रहा हूँ, वही सब कुछ बन गया। बिल्कुल वो वही था जो लाइन होनी चाहिए थी। मुझे लोगों को ये याद दिलाना है और मैं इसे नहीं भूलूंगी। हाँ, और किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग, मेरा मतलब है, इस बारे में बात ही नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, जैसे हम, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, डेमोक्रेट्स, वे मूल रूप से 6 जनवरी को एक और राष्ट्रीय अवकाश बनाना चाहते हैं। वे कभी भी उसे भूलना नहीं चाहते। ये उनके लिए गृह युद्ध के दौर के उस पुराने राजनीतिक मुद्दे की तरह है जिसे बार बार उछाला जाता है। लेकिन कोविड के दौरान जो हुआ, उसे हम सबको बार बार राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। बच्चे इसे हमेशा अपने साथ रखेंगे, जैसे महामंदी के दौर के बच्चों ने अपनी परेशानियां 80 सालों तक रखीं। वे ऐसा ही करने वाले हैं। और अब भी लोग हैं जो मास्क पहनकर घूम रहे हैं। हाँ, जो सबसे ज्यादा साफ सबूत है कि आप जानते हैं, इस तरह की सामूहिक, आप जानते हैं, नैतिक घबराहट का, सामूहिक भ्रांतियों का हल। सही है, बस हमारे संस्कृति में घुन गया। और आप जानते हैं, ये एक अंधविश्वास जैसा बन गया, लेकिन लोग अब भी उस पर विश्वास करते हैं। हाँ, कोविड के दौरान मैंने इसे कई बार अंधविश्वास कहा था, क्योंकि मैं कहती थी, मास्क पहन सकते हो, लकड़ी पर दस्तक दे सकती हूँ, कंधे के ऊपर थूक सकती हूँ, जो करना है करो, बस सबको मजबूर मत करो। मैं तुम्हें लकड़ी पर दस्तक देने के लिए मजबूर नहीं करती जब तुम ऐसी कोई बात कहते हो जिससे तुम सच नहीं होना चाहते। आइए अपने अंधविश्वास अपने तक ही रखें। हाँ, बस पागलपन है, लेकिन ये चलता रहता है। और भगवान न करे कि फिर से कोई और, आप जानते हैं, स्वास्थ्य आपातकाल आ जाए। हम फिर से वही लड़ाइयां लड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि बहुत से लोग अब साथ नहीं देंगे। खैर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और 4 जुलाई करीब है, और अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के बारे में जो सवाल मैं खुद से पूछ रहा हूं, वो ये है कि ये सेस्क्विसेंटेनियल 250वीं वर्षगांठ और अधिक द्विदलीय तरीके से क्यों नहीं मनाई जा रही है? क्या समस्या सिर्फ ट्रंप के अहंकार और डीसी में मेहराबों व दूसरी चीजों को लेकर उनकी संदिग्ध पसंद का मामला है, या फिर इसके लिए उत्साह नहीं है? मुझे बाइसेंटेनियल 200वीं वर्षगांठ याद है, वो अलग थी। आप मुझसे छोटे हैं, शायद आपको याद ना हो। लेकिन क्या इसके लिए उत्साह की कमी राजनीतिक वामपंथ की विषैली विचारधाराओं जैसे कि क्रिटिकल रेस थ्योरी और सेटलर कॉलोनियलिज्म में डूब जाने का नतीजा है, जो न सिर्फ यहूदी विरोध को अनुमति देती हैं, बल्कि अपने मूल में अमेरिका के प्रति गहरी नफरत और यह विश्वास रखती हैं कि यह अच्छा नहीं है और इसे सराहने के बजाय गिरा देना चाहिए? क्या वाकई यही हो रहा है? हाँ, दूसरा ही सही है। देखिए, वे इसका दोष ट्रंप पर डालेंगे, लेकिन ये ट्रंप के बारे में नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास अभी कौन सा रिपब्लिकन राष्ट्रपति होता, या यहाँ तक कि अगर हमारे पास डेमोक्रेट भी होता। मैं उनका नाम भूल रही हूँ, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की संपादकीय बोर्ड की सदस्य ने कहा था कि बाइडेन प्रशासन के दौरान लॉन्ग आइलैंड पर अमेरिकी झंडे देखकर वह सन्न रह गई थीं। ये ट्रंप के बारे में नहीं है। बात यह है कि हमारे पास अब तक का सबसे महान देश है और आबादी के एक बड़े हिस्से से इसके लिए कोई सराहना नहीं है। मैं फिर कहूंगी, सब पालन पोषण पर निर्भर है। क्या आपके बच्चों को पता है कि वे सबसे भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें इस देश में रहने का अवसर मिला? अगर जवाब नहीं है तो घर जाकर अपने बच्चों को यही सिखाइए, क्योंकि ये सच है। मैं जुलाई में अपनी अमेरिका वर्सरी मनाती हूँ, जब मेरी माँ और मैं 20 जुलाई को अमेरिका आई थी। हर साल इस पर लेख लिखती हूँ। एक भी दिन नहीं जाता जब मैं खुद को खुशकिस्मत और धन्य ना मानूं या ना सोचूं कि मेरी जिंदगी कितनी अलग होती, मैं सोवियत यूनियन में बड़ी हो सकती थी। और फिर भी मुझे सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि सबसे आज़ाद राज्य में रहने का मौका मिला है। मेरे 3 बच्चे हैं जो आप जानते हैं, बहुत ही आज़ाद और कमाल के हैं। मुझे लगता है इसके बारे में भावुक होना ठीक है। मैं 4 जुलाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाऊंगी। अगर आप मेरे पास हैं 250वीं वर्षगांठ के समय,
तो मैं पूरी तरह देशभक्त और भावुक रहूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन देखता है। लाल, सफेद और नीला। हाँ, मैंने टी शर्ट्स भी बनाई हैं और पूरी तरह तैयार हूँ। अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति अब शायद फैशन में नहीं है, खासकर प्रतिष्ठित वर्गों और उदारवादी संस्कृति में। हाँ, लेकिन हमें चाहिए, चाहे हम इस देश में आए हों या यहीं पैदा हुए हों, हमारी आज़ादियाँ, जो कि हमारे राजनीतिक माहौल के बदलने की वजह से बहुत खतरे में हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि इस देश के भीतर जो विभाजन रेखा है वो वही है जहां लोग खुले तौर पर देशभक्त हैं। और आप जानते हैं, जहां लोग मैचों में राष्ट्रगान के साथ गा रहे होते हैं और वे देशभक्ति के खुले प्रदर्शन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, और हमें इसमें शामिल होने में शर्म नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा घर बाहर लगे अमेरिकी झंडे से पहचाने। ठीक है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद कैरल, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक और श्रोता आपके काम को कैसे फॉलो कर सकते हैं? मैं एक्स पर कैरल मार्कोविट्स के नाम से हूँ और न्यूयॉर्क पोस्ट व फॉक्स न्यूज में कॉलम लिखती हूँ। मेरे 2 पॉडकास्ट है, कैरल मार्कोविट्स शो और नॉर्मली, जिन्हें आप कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। दर्शकों का धन्यवाद। रोज जॉनथन टोयबन डेली एडिशन सुने, जो आपके पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। और चाहे आप हमें उनमें से किसी एक पर सुन रहे हों, या हमें फेसबुक या एक्स पर या JNS यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हों, कृपया JNS को लाइक और या सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें अच्छी रिव्यू दें। thinktwice@jns.org पर हमें बताएं कि आप शो कहां देखते या सुनते हैं और आपके विचार क्या हैं। खुद पढ़ें और सोचें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।